गुड आफ्टरनून। आज बीए अंतिम वर्ष के टॉपिक में हम लेकर के आए हैं सहायक संधि। क्या लिखा है? और सहायक संधि जो है, उस सहायक संधि को हिंदुस्तान में जिन जिन्होंने प्रयोग में लाया, अब प्रयोगकर्ता का नाम पहली बार अगर विस्तारित रूप किसी ने दिया था तो वो दिया था लॉर्ड वेलेजली ने। लेकिन लॉर्ड वेलेजली से पहले भी भारत में कई ऐसी संधियां हुई है जो समानार्थक मानी जाती है सहायक संधि के। यानी जैसी सहायक संधि में प्रस्ताव थे वैसे के वैसे इससे पहले भी कई राजाओं ने इस प्रकार के दस्तावेज स्थानीय देशी रियासतों से, या तो मुगल सम्राटों ने की या फिर दक्षिण भारत में देखा जाए तो मराठों ने भी इस संधि को प्रयोग में लिया था। अब देखो सहायक संधि का मतलब क्या है। सहायक संधि से तात्पर्य अंग्रेजों का ये था, यानी विशेष करके जो वेलेजली सहायक संधि लेके आया उससे तात्पर्य ये था कि विदेशी जो कंपनी है, और विदेशी कंपनी में जो वेलेजली है वो इंग्लैंड का था। इसका मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी देशी राज्यों के साथ एक संधि करेगा और उस संधि के तहत देशी राजा को वो सुरक्षा देगा। क्या देगा? और सुरक्षा के बदले में वो उससे धन लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देशी राज्यों के लिए सुरक्षा की तैयारी की। और इसके पीछे पर्पज क्या थे? भाई अंग्रेज क्यों चाहते हैं कि देशी राज्यों को सुरक्षा दी जाए? उसके पीछे भी इनके कई कारण थे। तो अपन इन सहायक संधि की जो विशेषता है उन विशेषताओं में उनका भी एक एक करके जिक्र करेंगे। लेकिन मुख्य बात तो यही समझना है सहायक संधि में कि देशी राजाओं को एक प्रकार से कहते हैं कि सुरक्षा की सौगात दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये आपकी सहायता के लिए है। इसीलिए उसको कहा गया है एडवाइजरी ट्रीटी, यानी सहायक संधि। तो सहायक संधि भारत में कहते हैं कि एक नाम था महादेव गोविंद रानाडे। ये व्यक्ति कहता है, इतिहासकार था, इन्होंने कहा कि भारत में सहायक संधि वेलेजली से पहले भी लागू हो चुकी थी। और कह रहे हैं कि उस समय मराठाओं की जो संधियां थी, और संधियां किससे? मुगलों से। तो वो दक्षिण भारत में जो मुगलों से मराठों ने संधियां की है, उस संधि के तहत जो जो चीजें प्रस्तावित हुई, और प्रस्तावित क्या था? दक्षिण भारत में कुछ हिस्सेदारी ऐसी थी कि जिसमें सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी और उसके बदले में धन वसूल किया जाएगा। तो इस प्रकार ये हुआ कि एक प्रकार से ये भी सहायता, यानी सिक्योरिटी के लिए सहायता दी हुई है। तो जब सुरक्षा की सहायता के लिए कोई आश्वासन दिया गया, वही क्या कहलाया? सहायक संधि। तो ये तो गोविंद रानाडे कह रहा है। लेकिन क्या भारत में यूरोपियन कंपनी आई और यूरोपियन कंपनियों के प्रवेश करने के बाद क्या वेलेजली से पहले इस प्रकार का सूत्रपात किसी ने किया? तो कहते हैं इसमें सबसे बड़ा नाम आता है डुप्ले का। और वास्तविकता में देखा जाए तो सहायक संधि का यूं जन्मदाता यूरोपियन कंपनी की तरफ से अगर कोई माना जाता है तो वो माना जाता है डुप्ले को ही। लेकिन भारत में अगर इस सहायक संधि की सभी शर्तों को पूर्ण रूप से किसी ने लागू करवाया और व्यवस्थित रूप दिया तो वो आदमी था लॉर्ड वेलेजली। इसीलिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से देशी राज्यों के साथ जो जो संधियां हुई, उन सभी संधियों का जन्मदाता किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि सहायक संधि का भारत में जन्मदाता जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बंदोबस्त कर रहा है इस सहायक संधि का, वो आदमी कहलाया लॉर्ड वेलेजली। अब क्या है इसमें? देखो 1798 की घटना है और 1798 ईस्वी में जो लॉर्ड वेलेजली है वो सबसे पहले संधि करता है हैदराबाद से। यानी हैदराबाद का जो निजाम है, वो हैदराबाद का निजाम सबसे पहले 1798 ईस्वी में सहायक संधि पर साइन करता है। इसका मतलब भारत की प्रथम देशी रियासत, या ऐसी कौन सी रियासत जिसने सर्वप्रथम सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, तो वो रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। वैसे राजस्थान में भी इस बारे में पूछा गया है। राजस्थान में अगर सर्वप्रथम किसी ने इस संधि पर साइन किए थे वो थे करौली ने, लेकिन बाद में करौली ने इस मामले को वापस ले लिया था। तो कहते हैं कि करौली ने किए जरूर थे, लेकिन अंग्रेजों ने ही इसको सपोर्ट किया और बाद में इन्होंने इसको पुनरावृत्ति की थी। लेकिन भारत के लिहाज से देखें तो पहली रियासत है हैदराबाद जिसने सहायक संधि पर साइन किए थे। पर इस सहायक संधि का मतलब क्या हुआ? अब हैदराबाद को सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? अंग्रेजों की।
इसके बदले में अंग्रेज वहां क्या रखेंगे, अपनी एक स्थायी सेना रखेंगे जो उनकी सिक्योरिटी का काम करेगा। लेकिन साथ में इस सेना का जो खर्च है, यानी सेना के खर्चे, वो सेना के खर्चे के रूप में एक नकद राशि ली जाएगी। क्या ली जाएगी? कैश पेमेंट। यानी कि जो सेना का खर्चा है, अंग्रेज जो सेना रख रहे हैं वो हैदराबाद रियासत में रुकेगी और हैदराबाद का निजाम उस पूरे सेना का खर्चा उठाएगा। अब देखो, इससे एक फायदा हुआ है अंग्रेजों को, एक तो उनकी सेना में वृद्धि हो गई, और सेना में वृद्धि इसलिए हो रही है कि उनको तनख्वाह देने की जरूरत नहीं पड़ रही। और तनख्वाह कौन देगा, यानी वेतन कौन दे रहा है? जिस रियासत से संधि कर रहे हो वहां का रियासत का राजा उठाएगा इसका खर्चा। तो इस प्रकार इनके बिना खर्चे के सेना तैयार हो गई। दूसरा, उस राजा ने जिसने इस संधि पर साइन किए हैं उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो जब अंग्रेजों की हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब राजा भी सुरक्षा व्यवस्था में इतना कारगर साबित नहीं हुआ जितना कौन कारगर हो गए, अंग्रेज हो गए। यानी कि देसी रियासत के आंतरिक मामलों में भी अब हस्तक्षेप जो बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा, अंग्रेजों का। सीधी सी बात है भाई, जब अंग्रेजों के हवाले आपने अपनी सिक्योरिटी कर दी है तो अंग्रेज प्रभावशाली ज्यादा हो गए, और इस प्रकार देसी राजाओं के जो सत्ता के प्रयोग थे, पावर्स थे, वो शक्तियां उनकी धीरे धीरे कमजोर हो गई। प्रारंभ में तो उनको ये नहीं पता था कि भाई ये कैसे होगा। प्रारंभ में क्या था, इसका एक एग्जाम्पल समझना। जैसे देखो, ए नाम की कोई रियासत है, उससे किसी बी नाम की रियासत से खतरा है। अब क्या होता है, ए नाम की जो रियासत है उसका राजा अगर मान रहा है कि अगर बी ने आक्रमण कर दिया और मेरा राज्य हड़प लिया तो इस सिलसिले में अंग्रेजों ने जब ये प्रस्ताव रखे थे देसी राज्यों के साथ साइक संधि के, तो साइक संधि में यही था कि जो जो देसी रियासत इस साइक संधि पर साइन करेगी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब कौन लेगा, अंग्रेज ले लेंगे। तो ए माना डर गया, तो इस ए ने कर ली साइक संधि पर साइन, तो अब ए की सुरक्षा किसके पास आ गई, अंग्रेजों के पास। अब ए की आई है तो अब इसे बी से डर खत्म हो गया, क्योंकि जब भी बी कभी आक्रमण करेगा तो सामना कौन करेंगे, अंग्रेज। तो एक सिक्योरिटी आई। दूसरी चीज, जो बी की सुरक्षा व्यवस्था है, धीरे धीरे बी को भी हो सकता है आंतरिक कलह, पड़ोसी राज्यों का डर, तो इस वजह से ये मजबूत होते देखे तो इन्होंने भी इनसे संधियां कर ली। अब दोनों की संधियां अंग्रेजों के पास है, साइक संधि पर दोनों के साइन है, तो यहां भी अंग्रेजों की सुरक्षा है, यहां भी अंग्रेजों की सुरक्षा है। तो क्या अंग्रेज यहां के बजाय अगर इन दोनों के राजाओं में भी मतभेद हो तो भी अंग्रेज ए वाला राज्य कभी बी पर आक्रमण नहीं करेगा और बी वाला कभी क्यों नहीं करेंगे? इसके पीछे कारण साफ है कि यहां भी अंग्रेजी सेना है, यहां भी, तो क्यों खर्चा उठाएंगे वो? तो इस प्रकार एक फैसला हो गया कि अब राजाओं के झगड़े कम हो गए, और राजाओं के झगड़े तो कम इसलिए हुए कि अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली। दूसरा, अंग्रेजों के फायदा ये हुआ कि इस बहाने यहां भी अपनी सेना रख दी और यहां भी अपनी सेना, तो कहते हैं कि बिना खर्च किए उनको बहुत बड़ी सेना मिल गई। ये सब किसके कारण संभव हो गया, साइक संधि के कारण। इसीलिए लॉर्ड वेलेस्ली को इस साइक संधि के रूप में अंग्रेजों के जो साइक संधि का प्रस्ताव लेके आए उन्हें हमेशा याद किया जाता है कि साइक संधि अंग्रेजी साम्राज्य को भारत में बढ़ाने में कारगर साबित हुआ है। अब देखो, ये तो था कि भाई साइक संधि के तहत हुआ क्या है। अब देखो 1798 में हुआ क्या था। हैदराबाद के निजाम ने जब साइन किए तो हैदराबाद की सुरक्षा व्यवस्था अंग्रेजों के पास आ गई। इसके बदले में वहां सेना रखी जाएगी, उसका खर्चा नकद धन देंगे कौन, निजाम। किसको देंगे, अंग्रेजों को। और जो धन दिया जा रहा है नकद, अब उस धन की कभी पूर्ति नहीं हो, यानी कोई राजा देने में समर्थ नहीं हो पाए तो क्या होगा, तब इन्होंने एक प्रस्ताव और लेके आए। और 1800 ईस्वी की बात है। 1800 ईस्वी में हैदराबाद के साथ इस संधि पर एक बार और साइन होते हैं। पहली बार हुआ तब तय हुआ था, यानी आपको याद तो ये रखना है कि इसका मतलब ये है कि साफ बात तो ये है कि सेना रखी जाएगी, उसका खर्चा देसी राज्य को उठाना, ये बात क्लियर थी। लेकिन यहां नकद के रूप में है। लेकिन यहां चीज कह गई कि अगर वो असमर्थ हुआ तो, अगर नकद नहीं दे पाता है तो फिर कहा कि जितना खर्चा आता है उस खर्चे के बराबर की जो प्रदेश है, उस क्षेत्र का जो भाग है रियासत का, वो भाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ेगा। यानी अंग्रेजों ने पहले से ही उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया, वहां से जो इनकम प्राप्त होगी वो किसके खाते में जाएगी, अंग्रेजों के खाते में। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि कभी पूछा जाए कि पहली रियासत हैदराबाद साइन कब हुए, 1798 में, यही पूछा जाएगा और यही याद रखना है। लेकिन एक चीज याद रखने की, यहां नकद के रूप में बात हुई थी, लेकिन अगर कभी नकद नहीं दे पाओ तो कि भाई क्या बंदोबस्त करना पड़ेगा, तो उसके लिए दूसरी बार वापिस साइन हुए हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1798 के बाद 1799 में मैसूर के साथ साइक संधि की गई। किसके साथ?
मैसूर के साथ, और मैसूर का शासक था टीपू सुल्तान। कौन था? अब जो टीपू सुल्तान है वो 1799 में पराजित हो जाता है, और पराजित होने के बाद पहले वो संधि पर साइन नहीं करता है, तो युद्ध करते हैं, और युद्ध के बाद जब 1799 में मैसूर का टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है, तो फिर अंग्रेज एक कृष्णराव नाम के आदमी को वहां का शासक बनाते हैं। कहां का? मैसूर का। तो 1799 में ही मैसूर के कृष्णराव को शासक बनाया किसने? अंग्रेजों ने बनाया। तो इसका मतलब अंग्रेज अब जो चाहे वो करेंगे, तो अंग्रेजों ने इस कृष्णराव से संधि कर ली, और संधि के तहत क्या हुआ? कृष्णराव को कहा गया कि आप साइक संधि पर साइन करो। तो साइन करने वाला मैसूर की तरफ से राजा कौन है? कृष्णराव। कौन है? जो कब हुई है संधि? 1799 में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 1802 तक आते आते पेशवा, यानी पेशवा किसके? मराठों के। इसका मतलब मराठों ने भी इनकी अधीनता स्वीकार। अधीनता का मतलब यह है कि जो ये प्रपोजल लेकर के आए हैं उस प्रपोजल पर ये एग्री हो गए थे। तो इस प्रकार धीरे धीरे साइक संधि के तहत एक एक देशी राज्य को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। किसने किया है? अंग्रेजों ने। तो अब देखो, अगर ये सब चीजें हो रही है तो इसकी विशेषता क्या हुई? कई बार पूछा गया कि भाई साइक संधि का क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान, क्या गुण है और क्या दोष है, कभी पूछे ना। या फिर इसकी विशेषता तो दोनों आएंगे, गुण भी आ सकते हैं, दोष भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि साइक संधि जो हुई उसका फायदा क्या हुआ और उसका नुकसान क्या हुआ। फायदा देखो अंग्रेजों को ज्यादा हुआ है। क्या हुआ? अपनी स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी, बिना खर्चे के प्रारंभ हो गई, स्थायी सेना में वृद्धि हो गई। दूसरी चीज, इस साइक संधि के तहत यह भी तय हुआ क्या जब सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है तो हर राज्य में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? अंग्रेज रेजिडेंट। आप देखो तो 1857 की क्रांति में अपन ने राजस्थान में कई पीए देखे, पॉलिटिकल एजेंट हर रियासत में बैठे थे, वो सुरक्षा व्यवस्था के तहत ही बैठे थे, और वो अंग्रेज रेजिडेंट थे। क्या थे? यानी हर राज्य में एक एक अंग्रेज रेजिडेंट की व्यवस्था कर दी गई अंग्रेजों की तरफ से। अब वो जब रेजिडेंट बैठा है वो देखेगा सुरक्षा व्यवस्था को। तो आप खुद समझो, जब सुरक्षा पूरी उस रेजिडेंट के हाथ में है तो राजा तो उसके कंट्रोल में आ गया, और जब राजा उसके कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो इसका मतलब उसके आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप बढ़ गया। यानी अब देशी रियासत के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप बढ़ रहा है। तो ये राजा के लिए तो नुकसान वाली बात है, लेकिन अंग्रेजों के लिए फायदा का सौदा हो गया। दूसरी चीज, आंतरिक हस्तक्षेप शुरू हुआ, अंग्रेज रेजिडेंट की नियुक्ति हो गई। दूसरा, कोई भी देशी रियासत साइक संधि पर साइन करने के बाद किसी भी दूसरी रियासत से संधि या युद्ध करने की घोषणा नहीं कर सकते। अब ये अधिकार किसके पास? अंग्रेजों के पास। तो अंग्रेजों ने बहुत बढ़िया प्रस्ताव लाया कि वहां भी सेना उनकी, तो जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक युद्ध नहीं होगा। सेना को कोई खर्चा है नहीं, सेना पड़ी है तो अपने दूसरे काम में आ रही है। तीसरी चीज इन्होंने ये रखी कि जो देशी रियासत साइक संधि पर साइन करेगा उस देशी रियासत को किसी भी यूरोपियन कंपनी के अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार नहीं रहेगा। वहां सिर्फ अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति हो सकती है। कर्मचारी भी रखे जाएंगे तो कौन रखे जाएंगे? यानी इंग्लैंड को छोड़ करके किसी भी दूसरे यूरोपियन कंट्री के लोगों को अपने यहां नौकरी पर नहीं रखेंगे। क्लियर? दूसरा, अब देशी राजा किसी भी दूसरे राज्य को दूसरे राजा के रूप में या फिर किसी भी विदेशी कंपनी को सहायता नहीं करेगा या उससे मित्रता नहीं करेगा। यानी एक प्रकार से ये हुआ कि अंग्रेज धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और विदेशी कंपनियों को अपने यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब बात है सुरक्षा व्यवस्था और सब चीजें उनके पास में है तो वो दूसरे को अलाउ नहीं करेंगे। और इसी प्रकार इसी साइक संधि की बदौलत अंग्रेजों को एक फायदा हुआ, और वो था जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो भारत से हटना पड़ा फ्रांसीसी कंपनी को, वरना फ्रांस बहुत प्रभावशाली था। और मैं एक चीज और बता देता हूं, जब टीपू था और टीपू का बाप हैदर अली, दोनों ही जब शासन की स्थिति में थे तब फ्रांसीसी कंपनी ने उनको मदद दी थी, और ये भी चाहते थे कि फ्रांसीसी कंपनी का प्रभाव कम पड़े, क्योंकि अंग्रेजों का सीधा सा फॉर्मूला था, वो अपने यहां व्यापार करने आए और ज्यादा से ज्यादा, यानी कहते हैं ना मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, कम लागत में कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि जब तक कोई दूसरी कंपनी भारत में मौजूद रहेगी तब तक उसे इतना फायदा, और एक बार उनको भगा दो तो सब माल अपना ही बिकेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में वो साइक संधि लेके आए थे और धीरे धीरे भारत में एक विस्तारित रूप ले लिया इन्होंने। और राजस्थान में देखा जाए तो आपने देखी होगी 1818 ईस्वी की संधियां।
अब ये 1818 ईस्वी की संधियां ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा की गई। ये इसी का एक रूप था। किसका? साइक संधि का, जो 1818 में ज्यादातर राजस्थान की देसी रियासतों ने इस संधियों पर साइन कर लिए थे, इसलिए राजस्थान में ये 1818 ईस्वी की संधियां कहलाई, यानी 1818 की संधियों के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। बट है वो किसका रूप? साइक संधि का ही एक रूप है, जो राजस्थान में इस नाम से जाना गया। बाकी चीजें यही चीजें हैं जो मैंने अभी बताई। इसके प्रॉफिट और लॉस क्या हुए हैं? देसी राजा पंगु सी स्थिति में हो गया, उसके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं रही, और यहां पर अंग्रेजों को यह फायदा हुआ कि अपना साम्राज्य विस्तार हुआ, विदेशी कंपनियों को बाहर निकालने में फायदा हुआ, खुद का जितना भी उत्पादन हो रहा है उस उत्पादन को खुद बेच सकता है, मुनाफा भी खुद को होगा, और हर देशी रियासत में अपना हस्तक्षेप बढ़ गया। अब वो किस राजा को बनाना चाहते हैं उसमें भी प्रभाव देसी राजाओं का हो गया, यानी पूरे हिंदुस्तान को नियंत्रण में लेने में एक कारगर संधि साबित हुई थी। वो संधि थी साइक संधि। क्लियर? कल के टॉपिक में अपन गोद निषेध प्रथा लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।